प्यारे साथी नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे मेरे साथी एकदम जबरदस्त होंगे। तो शाम के बज चुके हैं 6 और आप सभी को पता है कि 6 बजे एक बहुत ही जबरदस्त हमारी साथी यूपी पुलिस और यूपी एसआई को मद्देनजर रखते हुए एक जबरदस्त यूपी जीके की क्लास चल रही है, जैसे कि आप कंटिन्यू करते भी चल रहे हैं। तो एक बार मेरे भैया जी सभी के सभी यहां पर जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को एक बेहतरीन तरीके से स्टार्ट कर पा रहे होंगे। तो रिंकू कुशवाहा जी हमारे साथ हैं। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग आपकी स्वीकार होगी। गुंजन पांडे जी हमारे साथ जुड़ती हुई। स्वाति गुज्जर, राधे राधे भैया जी, राधे राधे आपकी स्वीकार है। अरुण जी हमारे साथ हैं और सूरज, गोलू प्रजापति, आरती वर्मा, तो देख पाऊं तो मानसी, सभी मेरे साथी यहां पर जुड़ चुके हैं और जो ना जुड़े हैं वो एक बार स्पीड के साथ जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को एक बेहतरीन तरीके से स्टार्ट भी कर पा रहे होंगे। टॉपिक को उत्तर प्रदेश की आर्ट एवं कल्चर की बात है और साथ ही अपने में बड़ा जबरदस्त ये टॉपिक। और मैं बात करूं तो इस टॉपिक से आपके 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बड़े ही ध्यान पूर्वक बढ़िया तरीके से अपने नोट्सों को बनाते चलना और साथ ही जब और बार बार, ठीक है ना, दूसरे तीसरे दिन एक बार तो रिवीजन करते चलना। चलो तो एक बार जल्दी से सभी की राधे राधे, जय भीम, जय श्री राम स्वीकार। और मेरे साथी इसी के साथ मैं भी अपने इस सेशन को जो रह गया है उसे कर पा रहा हूंगा स्टार्ट। और भैया जी एक बार सभी थंब का निशान तो लगा कर बताएंगे कि भैया जी अब हम रेडी, और कृपया करके सेशन को कर दिया जाए स्टार्ट। वो थंब का निशान जी सर जी, थंब नहीं दिली भेजेंगे। अच्छा चलो बहुत बढ़िया, तो चलते हैं मेरे साथी अपने इस टॉपिक की तरफ को। और टॉपिक बड़ा बेहतरीन, बड़ा जानदार होगा। और आज टॉपिक की बात ही है तो उत्तर प्रदेश कला एवं संस्कृति, और जिसमें संस्थान वगैरह चल रहे थे और एक संस्थान था मेरे साथी जिसका नाम था अयोध्या शोध संस्थान। भैया जी कौन से संस्थान की? अयोध्या शोध संस्थान, जिसकी स्थापना 18 अगस्त 1986 ईस्वी को तुलसी स्मारक भवन अयोध्या में हो जाती है। आगे बात समझ में, तो ये शोध संस्थान जो मैंने आपको कराए हैं ये बहुत ही ठीक है ना बेनिफिट वाले क्वेश्चन हैं। तो आपको भैया चलना है अपने इस सेशन की तरफ और आप हेडिंग डालेंगे। मैं वैसे आप सभी को दिखाई पड़ रहा हूंगा एकदम, थोड़ा सा कैमरा सही है ना, एकदम क्लियर है सारी चीजें, डन एकदम बढ़िया। तो भैया जी आप चलेंगे एक पहला जो शोध संस्थान, भैया जी अयोध्या शोध संस्थान, वहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे और साथ ही आप लिख देंगे अयोध्या शोध संस्थान। जी सर, आज कौन से संस्थान की बात कर रहे हैं? तो मैं बात कर पा रहा हूंगा अयोध्या शोध संस्थान की। अच्छा जी, हाँ जी, अयोध्या शोध संस्थान मेरे साथी आप लिख देंगे जबरदस्त तरीके से, बड़ा बेहतरीन पॉइंट होगा। इस्टेब्लिशमेंट की बात आई, साथी किसकी बात आ जाती है? अब स्थापना। जी सर, सब कुछ बढ़िया जी सर। चलते हैं तो भैया जी आज के स्क्रीन सर बहुत ही अच्छा है। अच्छा चलो चलते हैं, ब्लैक करो। अरे भैया ब्लैक ना, ये बताओ मुझे एकदम क्लियर दिखाई पड़ रहा है? जैसे ही मैं देखूंगा, भाई वाह एकदम राइट, चलो एकदम करेक्ट है, कोई सा बोल मत चाहिए, ठीक है। आज इस्टेब्लिशमेंट की बात होती है भैया जी, 18 अगस्त की बात होगी। मैंने लिख भी दिया इस्टेब्लिशमेंट, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन और आपको सभी को बताते चलना है। इस्टेब्लिशमेंट, इस्टेब्लिशमेंट बोले तो स्थापना, हाँ जी 18 अगस्त की बात होगी सर जी। ये अगस्त तो आप कर पा रहे होंगे, 18 अगस्त 1986 ईस्वी को,
ठीक है, और कहां पर स्थित होगा? तो भैया जी तुलसी स्मारक भवन। अब एक चीज और भैया, ये तुलसी स्मारक भवन कहां स्थित है? कितना जबरदस्त क्वेश्चन मेरे साथी। तुलसी स्मारक भवन जो कि आपका अयोध्या में होगा। देखो एक क्वेश्चन तो आपका ऐसे ही क्वेश्चन चलता फिरता पूछ लेता है कि तुलसी स्मारक भवन कहां स्थित है, तब आपको बताना होगा साथी ये तुलसी स्मारक भवन अयोध्या की पावन भूमि पर स्थित होगा, जहां पर अयोध्या शोध संस्थान होगा जी। 18 अगस्त 1986 को स्थापना हो जाती है। साथी एक और बात होगी, 9 नवंबर 2023 की बात थी, इसका नाम बदल दिया। पहले क्या था? पहले अयोध्या शोध संस्थान था, अब अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान कर दिया। ठीक है, कि नवंबर की बात तो होगी तो भैया जी आप यहां लिखेंगे 9 नवंबर 2023 कर देना जी। 9 नवंबर 2023 को इसका नाम बदला, और नाम बदलकर क्या कर दिया, ये भी बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन होगा, तो आप लिखेंगे नाम बदलकर। जी सर, ठीक है ना, नाम बदलकर क्या कर दिया, अंतर्राष्ट्रीय वैदिक, क्वेश्चन पूछ लिया अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं, ऐसे होगा ना, कौन सा होगा? तो साथी आप बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं अंतर्राष्ट्रीय, हाँ जी रामायण, हाँ सर जी अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं एवं क्या होगा मेरे साथी, वैदिक शोध संस्थान। बड़ा पावरफुल क्वेश्चन, वैदिक शोध संस्थान इस तरीके से कर देना है, वैदिक शोध संस्थान आएगा क्वेश्चन तो हम बताएंगे। अब एक क्वेश्चन आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान ये कहां स्थित है, तो आप बता देना सर जी तुलसी स्मारक संस्थान कर दिया, तो ये कर दिया, तो ये आपको बता देना है मेरे साथी। ये जो वैदिक शोध मतलब कि अब अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान, ये अयोध्या शोध संस्थान का नाम बदला, ये कर दिया। ठीक है, चलो जी बहुत बढ़िया, ये पॉइंट आपको कर देना है। इसी के साथ भैया जी एक और, अब एक और होगा अंतरराष्ट्रीय मतलब कि सॉरी जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान कर दो, किसकी बात तो होगी? तो भैया जी एक और आप बताएंगे जनजाति एवं एवं लोक कला, साथी कौन सी? ये कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा, एवं भैया जी हाँ लोक कला संस्कृति संस्थान, साथी लोक कला जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन। अब एक और संस्थान होगा और इस संस्थान के विषय में भी आपको लिख देना है। ठीक है, मतलब कि जनजाति की बात तो होगी, जो ट्राइब्स होती हैं, जो ट्राइब, जनजाति को ट्राइब ही तो बोलेंगे। अब उस संस्थान की बात होगी, पहले तो स्थापना मैं बात करूंगा भैया जी, इस्टेब्लिशमेंट की बात तो होगी, आज स्थापना हमसे पूछी जाएगी, इस्टेब्लिशमेंट, और मेरे साथी ये आप करेंगे 1996 में इसकी स्थापना हुई, जो कि लखनऊ में स्थित है, तो आप कर देना साथी, अरे 1996, और कहां पर? तो आप बताएंगे भैया जी राजधानी लखनऊ में। आगे बात तो समझ में, राजधानी लखनऊ में। तो क्वेश्चन जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान 1996 लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की जनजाति एवं लोक संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन एवं अचूक प्रदर्शन के लिए इसकी स्थापना की जाती है, तो आप इस पॉइंट को भी बता देंगे। बहुत बढ़िया जी सर, एक और आपको कर देना, ये तो हो गया। एक और पॉइंट आप करेंगे अंतरराष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान। ठीक है, कौन सा संस्थान होगा? तो मेरे साथी आपको एक और संस्थान कर देना है अंतरराष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान। ठीक है जी, मैं बात कर पा रहा हूंगा अंतरराष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, ये संस्थान आप लिखेंगे, और भैया इस संस्थान के बारे में अब देखेंगे इसकी स्थापना कब होती है, और ये सारी चीजें जो कि हमसे पूछी जाती हैं। ठीक है, चलो अंतरराष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान ऐसे कर देना। जी सर, साथी 1985 ईस्वी की बात है, 1985 की बात तो होगी,
आचार्य नरेंद्र देव अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के नाम से, पहले इसका नाम जो था ना वो आचार्य नरेंद्र देव था। तो आचार्य नरेंद्र देव अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के नाम से सारनाथ वाराणसी में इसकी स्थापना की जाती है। फिर उसके बाद मेरे साथी 1990 ईस्वी की बात होगी। 1990 ईस्वी में इस शोध संस्थान को सारनाथ से स्थानांतरित करके लखनऊ ले आए। अब ये कहां होगा? लखनऊ में। वर्ष 2009 आता है। वर्ष 2009 में इस शोध संस्थान का नाम बदला और बदल के भैया जी क्या कर दिया? नाम बदला अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध, मतलब कि आचार्य नरेंद्र देव आगे से हटा दिया, बाकी ये ही रहने दिया। ठीक है, चलो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान की बात होगी तो मेरे साथी स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट जी। अब स्थापना 1985 ईस्वी में। कौन सी वर्ष की बात कह रहे हैं? तो मेरे साथी मैं बात कर पा रहा हूंगा 1985 में। ठीक है, 1985 में ये बताएंगे। 1985 में आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य, हाँ सर जी, नरेंद्र देव, ये पॉइंट आपको लिख देना है। आचार्य नरेंद्र देव अंतर्राष्ट्रीय, जी सर, कौन सा होगा? तो मेरे साथी अंतर्राष्ट्रीय, ये कर देना है। 1985 में आचार्य नरेंद्र देव अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध, ठीक है ना, शोध संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान की स्थापना, ठीक है ना, मतलब बौद्ध शोध संस्थान। और ये कहां पर? तो भैया जी सारनाथ वाराणसी में। ठीक है भाई, सारनाथ कहां पड़ता है? वाराणसी में इसकी स्थापना की जाती है। तो पहले जो नाम था वो था आचार्य नरेंद्र देव अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान। और भैया जी ये स्थित कहां था? तो आप बताएंगे भैया जी ये स्थित था सारनाथ वाराणसी में। यहां तक किसी को कोई डाउट ना? अब सर एक वर्ष आता है, और वर्ष कौन सा होगा मेरे भैया जी? 1990। ठीक है, वर्ष कौन सा आया? 1990। और साथ ही सारनाथ वाराणसी से इसे लखनऊ स्थानांतरित कर दिया। पहले कहां था? जैसे सपोज करो कोई भी चीज है वहां से उठाई, अब ले गए दूसरी जगह, तो ये सारनाथ वाराणसी से, ठीक है मेरे साथी, ये पॉइंट आपको बता देना है और बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। तो आप बताएंगे सारनाथ वाराणसी से। जी सर जी, कहां से? तो भैया जी सारनाथ वाराणसी से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया। अब आपसे पूछे कोई क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान कहां स्थित है? तो लखनऊ में है। पहले कहां था? तो सारनाथ में। तो लखनऊ स्थानांतरित क्या कर दिया मेरे साथी? स्थानांतरित कर दिया। बड़ा पावरफुल क्वेश्चन होगा जी, स्थानांतरित कर दिया आएगा क्वेश्चन, तो आप निष्पक्षता के साथ ऐसे क्वेश्चन का जवाब देंगे। और भैया जी क्वेश्चन पूछा जाता है, जब पूछा जाए तो आप बताएंगे। और साथ ही वर्ष 2009 आया, और वर्ष 2009 में मेरे साथी ये नाम हटा दिया, आचार्य नरेंद्र देव हटाकर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान रह दिया। तो कौन से वर्ष की बात होगी? तो भैया जी 2009 की बात होगी। 2009 में नाम बदलकर ऐसी कर देंगे, क्या बदलकर? तो साथी आप लिख देना भैया जी, मेरा कर देना नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान कर दिया। जी सर जी, क्या कर दिया? अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान इस तरीके से कर देना, शोध संस्थान। आ गई बात तो समझ में? ठीक है, कर दिया। अब ये छोटा सा क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा जाएगा, और जब पूछा जाएगा तो आप बताएंगे नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान। तो यहां तक तो ये पॉइंट होंगे, और बाकी मेरे साथी, ठीक है ना, तो आपको भैया जी ये पॉइंट ही करने हैं इसमें तो। और फिर हम चलेंगे अगले, इसी में दूसरा जो पॉइंट होगा उसकी तरफ। तो ये आपके जो भी 10 7 8 जो भी बैठे हों
समथिंग में 8 बैठ गए होंगे, यही थे और यहां से बाहर तो कुछ न जाएगा, तो इसलिए इन्हें भैया जी आप जो है करेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलो अब बात आती है, ये पॉइंट तो हो गया, अब आप इसी में चलेंगे शास्त्रीय संगीत कला, क्लासिकल म्यूजिक आर्ट की बात होगी। तो मेरे साथी एक नाम आपने लिखा होगा शास्त्रीय संगीत कला। आज संगीत की बात है। अब देखो धीरे धीरे मैं हर पॉइंट पर ले जाऊंगा। अब ये शास्त्रीय संगीत कला की बात होगी और आप पता भी है क्लासिकल, मेरे साथी किसकी बात कह रहे हैं, तो आप करेंगे क्लासिकल। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा यहां से, क्लासिकल म्यूजिक आर्ट। मेरे साथी कौन सी आर्ट की बात होगी, तो क्लासिकल म्यूजिक आर्ट। जी सर, ये आपको करने हैं। अब यहीं से देखेंगे तो भैया क्लासिकल म्यूजिक आर्ट, इसके अंतर्गत देखे जाए तो म्यूजिक संगीत उत्तर प्रदेश के प्रमुख घराने और किसी भी परीक्षा को आप उठाकर देख लेना कि घराने से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी के साथ मेरे साथी क्लासिकल म्यूजिक आर्ट के साथ आपके डांस वगैरह आएंगे जिन्हें हम नृत्य बोलेंगे। उसके बाद मेरे साथी उत्तर प्रदेश में स्थित ऐतिहासिक जो है स्मारक, टेम्पल, मंदिर, इसी में लेकर आऊंगा और इसी में आपके मेले और इसी में आपके पर्व, ये सारी चीजें होंगी। आगे बात समझ में, तो इन पॉइंटों को हम करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब बात आती है क्लासिकल म्यूजिक की बात होगी। पहले थोड़ा सा पॉइंट आपको समझना है और उसके बाद मेरे भैया जी अपने टॉपिक पर हम चलेंगे। भारत और भारत के क्षेत्राधिकार में आता है साथी उत्तर प्रदेश। संगीत कला का जो जन्म है वो वैदिक युग चला हुआ था, सामवेद से माना जाता है। आपने वेद पढ़े होंगे, 4 वेद, जिनमें से एक वेद है जिसका नाम है मेरे साथी सामवेद, और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। और सामवेद से ही मेरे साथी वो संगीत के सप्त जो स्वर हैं, सारे गामा पादा नीसा, वे हमने कहां से लिए हैं, सामवेद से लिए हैं। ये तो बात समझने की है, ठीक है, अरे यही रहने दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। सती धीरे 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 कालांतर में संगीत का प्रभाव मानव व्यक्ति की दैनिक जीवन पे पड़ना स्टार्ट हो जाता है, और जब दैनिक जीवन पर इसका प्रभाव पड़ा तो गायन, नृत्य और वादन की कलाओं या शैलियों का जन्म हो जाता है। पहले कोई नाचने गाने की कोई ऐसी कला थोड़ी थी। जैसे ही इसकी जो इस विधि का जो प्रभाव मानव के जीवन पर पड़ा, दैनिक जीवन पर, तो धीरे धीरे सारा विकास होता चला गया। भाई धीरे धीरे ही तो होगा। एक भरत मुनि नाम आपने सुना होगा, और भरत मुनि की एक पुस्तक थी जिसका नाम था मेरे साथी नाट्य शास्त्र, और नाट्य शास्त्र को उत्तर भारत का बाइबल भी कहा जाता है। और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मूल रूप से ये कला जो समाहित हैं, और आगे की तरफ चले तो ये 2 पार्टों में जो है विभक्त हो जाता है। एक मेरे साथी हिंदुस्तानी संगीत शैली और एक आपकी कर्नाटक शैली। और उत्तर भारत में देखें तो हिंदुस्तानी संगीत शैली का प्रभाव पड़ता है। तो चलते हैं मेरे साथी, ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। जी सर, जी सर, दिमाग में बहुत बेकार चीज आती है, क्या करूं, तो ये यहाँ की बात नहीं है, ठीक है। उससे मिलो आप, वो रोड पे ना बैठे रहते, गुप्त रोगी मिले,
ठीक है, भूत प्रेत, सौतन से छुटकारा, ये दुनिया भर की जो चीज है वो बताएंगे, दिमाग में जो चीजें आती हैं वो करेगा, ठीक ही नहीं। चलो जी, आगे बात समझ में मेरे साथी। तो मैं बात करूंगा भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को, उत्तर भारत के संगीत का। पहले तो आप लिखेंगे, मैंने चीजें समझाई हैं और मैं कर पा रहा हूंगा मेरे साथी। भरत मुनि के, कौन सी मुनि की बात है मेरे साथी? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की बात होगी। ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है और मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहूंगा, थोड़ा सा यहाँ पर विशेष रूप से कमेंट्स बाजी पर ध्यान ना करके, मतलब कि कमेंट्स बाजी पर कम ध्यान करके भैया जी अपने इस टॉपिक को समझने की कोशिश करना। और ये क्वेश्चन यहाँ से ही यदि ये निकल गई दिमाग में से फिर अभी कहोगे, ठीक है चलो बहुत बढ़िया। तो मेरे साथी, संगीत का बाइबल कहा जाता है, बाइबल कहा जाता है, इस तरीके से कर देना है। क्वेश्चन बड़ा पावरफुल होगा जो कि हमसे पूछा जाता है और जब पूछा जाएगा तो आप बताएंगे। किसकी बात है? भरत मुनि की बात है, ठीक है। चलो जी, तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को उत्तर भारत के संगीत का बाइबिल कहा जाता है। भारतीय शास्त्र संगीत का मूल नाट्य शास्त्र में ही निहित है। भारतीय संगीत की बात तो होगी मेरे साथी, ये पॉइंट भी आपको लिख देना है। भारतीय संगीत का, ठीक है, भारतीय जो इंडियन म्यूजिक का जो मूल है, मूल मतलब समझ के ना, ठीक है, मूल किसमें? तो मेरे साथी नाट्य शास्त्र में समाहित है मेरे भैया जी। कौन से शास्त्र की बात है? तो नाट्य शास्त्र में समाहित है। बड़ा पावरफुल क्वेश्चन, और जब कि पूछा जाएगा तो आप जो है ऐसे क्वेश्चन का जवाब देंगे। अरे छोटे छोटे से क्वेश्चन है जो कि हमसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। नाट्य शास्त्र में समाहित है। समय के साथ भारतीय संगीत को दो अलग अलग धाराओं में, जैसे धीरे धीरे समय पड़ता है तो समाहित है, ऐसे लिख देना है भैया जी। समय के साथ, हाँ जी, किसके साथ की बात तो होगी? तो समय के साथ भारतीय संगीत, ठीक है, दो अलग अलग धाराओं में, भारतीय जो जो इंडियन म्यूजिक है, भारतीय संगीत दो अलग अलग मेरे साथी, कितने अलग अलग की बात है, दो अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है, अलग अलग धाराओं में विभक्त हो जाता है। दो अलग अलग धाराओं में मेरे साथी विभक्त हो जाता है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा जो कि हमसे पूछा जाता है, विभक्त हो जाता है। तो आप अब देखो, ये दो अलग अलग धारा, ये तो पॉइंट आपको लिखना ही है। अलग अलग धारा, एक हिंदुस्तानी संगीत पद्धति थी, साथ ही एक कौन सी? तो आप बताएंगे मेरे भैया जी, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, ठीक है ना। कौन सी पद्धति की बात कह रहे हो जी? तो अलग अलग धाराओं की बात थी, एक हिंदुस्तानी, ठीक है, संगीत पद्धति, और मेरे साथी एक कर्नाटक पद्धति, ठीक है। एक कौन सी? तो कर्नाटक संगीत पद्धति, एक आपको कर देना है कर्नाटक। अब कर्नाटक देखा जाए तो भैया जी, कर्नाटक संगीत पद्धति तो दक्षिण भारत में प्रचलित है, ठीक है। और हिंदुस्तानी संगीत पद्धति की बात होगी, ये उत्तर भारत समेत जो है उत्तर प्रदेश सहित संपूर्ण उत्तर भारत में, ये पॉइंट आपको लिख देना है। अब देखेंगे फिर भैया जी, तो किसकी बात होगी? ये वाली उत्तर प्रदेश सहित कौन से? तो आप लिख देना उत्तर प्रदेश सहित संपूर्ण, जी सर जी, संपूर्ण उत्तर भारत में, संपूर्ण कौन से भारत में? उत्तर भारत में, संपूर्ण उत्तर भारत में मेरे साथी ये पद्धति प्रचलित है। कौन सी? तो आप पढ़ेंगे हिंदुस्तानी संगीत पद्धति। हमें ये ना पढ़नी, हमें पढ़नी है हिंदुस्तानी संगीत पद्धति। आगे बात समझ में, ये पॉइंट बड़ा बेहतरीन होगा, और साथ ही जब पूछा जाएगा तो आप करेंगे कि उत्तर प्रदेश सहित संपूर्ण उत्तर भारत में संगीत की कौन सी पद्धति प्रचलित है? तो हिंदुस्तानी संगीत पद्धति,
ये पॉइंट आपको कर देना है। और साथ ही ये जो हिंदुस्तानी शाखा है ये प्राकृतिक रूप से या प्राकृतिक स्वर सप्तक सिद्धांत का पालन करती है। ठीक है, और इसमें भैया जी मतलब सप्तक सिद्धांत सारे गामा पादा नीसा, और इसमें हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में भैया जी 10 विद्याएं हैं। कितनी? अब सीखने वाली 10 विद्याएं। अब वो 10 विद्याएं मेरे भैया जी कौन कौन सी होंगे उनके हम पढ़ेंगे। अब एक नाम आपने पढ़ा होगा ध्रुपद। जी सर जी, कौन सी पद की बात होगी मेरे भैया जी? ध्रुपद। एक तो ये इसे तो हम पढ़ेंगे ध्रुपद को। एक साथी ख्याल, ये वो क्वेश्चन है जो आते हैं। ध्रुपद आपने पढ़ा होगा, ख्याल। साथी एक तीसरा होगा तराना, तराना को भी हम पढ़ेंगे मेरे साथी। एक चौथा होगा ठुमरी। ठीक है भैया जी, कौन सा? ठुमरी। ये क्वेश्चन आएंगे 100% पूछे जाते हैं। पांचवा होगा धमर, कहीं कहीं धमार भी आ जाता है। ठीक है, एक मेरे साथी होरी। छठे की बात होगी तो आप होरी कर देना, होरी। सातवां होगा मेरे साथी होरी टप्पा, टप्पा। आठवां होगा चतुरंग। भैया जी कौन सा? आठवां जो होगा चतुरंग। देखो, ध्रुपद, ख्याल, तराना, ठुमरी, धमर, होरी, टप्पा, चतुरंग, रस सागर। सरजी नौवा होगा रस सागर, और भैया जी रस सागर। और 10वां होगा सरगम। 10वां कौन सा होगा मेरे साथी? सरगम। चलो जी, अब भैया ये आपकी जो है 10, मतलब कि हिंदुस्तानी संगीत में 10 विद्याएं हैं। और वो 10 विद्याएं क्या हैं तो आप बता देना सर जी। ध्रुपद, ख्याल, तराना, ठुमरी, धमर, होरी, टप्पा, चतुरंग, रस सागर और सरगम। कैमरा सही कर लीजिए, बोर्ड कट रहा है। कहाँ कट रहा है बोर्ड? बोर्ड कट रहा है, ये दिखाई ना दे रहा आपको? चलो जी, हम आपकी याद में उदास हैं, बस आपकी मिलने की आस है। अच्छा जी, चलो ठीक है, बहुत जल्दी आइयो, मिलने की आस ये भी कर लो। ठीक है, चलो इन्हें सपने न मत सजाया करो, मिलने की आस है, पढ़ाई पर फोकस करो। चलो जी, ये पॉइंट बड़ा बेहतरीन, और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि इन 10 को आप याद करेंगे, और साथ ही इनमें से हम मोस्ट करेंगे। और एक नाम आपने पढ़ा होगा सर जी, ध्रुपद। कौन से पद की बात मेरे साथी? ध्रुपद। एक नाम आपने अभी जस्ट किया था, ध्रुपद। साथी बात आती है कि ध्रुपद जो है ये संगीत की एक शैली है। और मेरे साथी इसकी उत्पत्ति यदि बात आएगी तो मंदिरों में होती है। उत्पत्ति की बात तो होगी तो साथी आप बता देना, मंदिरों में इसकी उत्पत्ति हुई। जो ध्रुपद है तंबूरे एवं पखाबज नामक वाद्य यंत्र के साथ मेरे साथी ये गाया जाता है ध्रुपद। और संगीत के कुछ नियमों में बंधे होने के कारण इसे ध्रुपद नाम दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। तो संगीत के कुछ नियम होंगे, तो साथ ही संगीत के मतलब कि या तो मैं कुछ बोलूं या निश्चित। पहली बात तो मेरे साथी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा, इसे ध्रुपद बोला क्यों गया है? तो संगीत के निश्चित नियमों में बंधे होने के कारण इसे ध्रुपद कहा जाता है। ठीक है, पहली बात तो ये। तो आप लिखेंगे संगीत के, हाँ जी सर जी, संगीत के कुछ नियमों में। भैया जी कैसे नियमों की बात है? तो मेरे भैया आप बताएंगे संगीत के कुछ नियमों में बंधे होने के कारण। नियमों में साथी क्या? बंधे हुए होने के कारण, बंधे हुए होने के कारण ऐसे कर देना है। तो संगीत के कुछ नियमों में बंधे हुए होने के कारण ध्रुपद कहा जाता है। कारण इसे मेरे साथी ध्रुपद कहा जाता है। आगे बात समझ में? अब देखेंगे ध्रुपद ये अलग अलग ये हैं संगीत के। ठीक है, अब कौन ध्रुपद ख्याल है जान रहा? अब तो भैया एक हनी सिंह आएगा,
और खत्म कर जाएगा। शादी ब्याह का माहौल है और शाम को डीजे पे गाना चलेगा, भैया जी क्षेत्र मचा देंगे रौला जन कैसे कैसे। ठीक है। और जो है ना अपनी पता रहेगी ना किसी की पता रहेगी। ठीक है धुन, ना तो ध्रुपद की पता ना ख्याल की क्या चल रहा क्या ना चल रहा। चलो जी, तो आप बताएंगे संगीत के कुछ नियमों में बंधे होने के कारण मेरे साथी इसे क्या कहा जाता है, ध्रुपद कहा जाता है। मैं उत्पत्ति की बात करूंगा, जो प्रोड्यूस की बात होगी साथी। क्वेश्चन तो बड़ा बेहतरीन है और पूछा जाता है इसकी उत्पत्ति, हमें बात करनी है उत्पत्ति मेरे साथी। ये क्वेश्चन होगा अप्रोड्यूस, इस तरीके से बताएंगे। उत्पत्ति की बात आई तो आप कर देना मंदिर, मतलब कि टेम्पल, मंदिरों में भैया जी इसकी उत्पत्ति हो जाती है ध्रुपद की, मंदिरों में। आगे बात समझ में। चलो जी, अब जो इसकी जो लैंग्वेज, पहले तो मतलब कि लैंग्वेज की बात तो होगी भैया जी, भाषा, मतलब कि कौन सी भाषा में ध्रुपद जो गाया जाता है। अब ये भी तो क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब जब आएगा तो मेरे साथी लैंग्वेज, ठीक है ना, लैंग्वेज की बात तो होगी तो आप करेंगे लैंग्वेज। हाँ, ब्रज भाषा होगी साथी। कौन सी भाषा की बात, तो मेरे साथी ब्रज भाषा। और ब्रज भाषा के साथ ब्रज भाषा संस्कृत शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। कौन से, तो आप ये भी पॉइंट लिख देना, संस्कृत शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। संस्कृत शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। आगे बात समझ में। हाँ जी सर जी, ठीक है, किया जाता है। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप निष्पक्षता के साथ क्वेश्चन का जवाब। देखो जी, अब मतलब कि संगीत के कुछ नियमों में बंधे होने के कारण इसका नाम ध्रुपद पड़ा। उत्पत्ति प्रोड्यूस की बात तो होती है तो साथी ये आपको बता देना है, मंदिरों में टेम्पल ये भी होगा। और भैया जी दूसरी बात, उत्तर प्रदेश की, ठीक है, दूसरी बात मेरे साथी भाषा की बात होगी तो ब्रज भाषा, संस्कृत शब्दों का भी इसमें प्रयोग कर दिया जाता है। आज वाद्य यंत्र, आपने सुना है वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र की बात होगी तो मेरे साथी एक होगा तंबूरा। अब तंबूरे का प्रयोग किया जाता है। सर अब कुछ कहेंगे जी तंबूरे क्या होता है, वे एक होगा पखावज। मेरे साथी एक क्या होगा, पखावज। देखो तंबूरे की बात होगी तो अधिकांशतः आपने मीरा जी की तस्वीर यदि देखी हो तो उसमें एक ऐसे गोल सा वो होगा, ठीक है ना, ठीक है, गोल सा होगा और इस तरीके से भैया जी मतलब है, और इसमें तार खिंचे होंगे, तार, तो उसे बोलेंगे तंबूरा। तो एक मतलब कि गोल वैसा होगा और आगे को जो है बड़ा सा, मतलब गिटार की तरह रहता है, लेकिन गिटार का आकार बड़ा और तंबूरा थोड़ा सा छोटा रहता है, इतना बड़ाई। और साथ ही एक होगा आपका पखाबज, साथ ही ढोलक है पखाबज। आपने देखी होगी यदि भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिरों में आप गए होंगे तो इस तरीके से एक तरफ तो ऐसे रहेगी, ठीक है, और भैया जी एक तरफ इतनी पतली रहती है। और यहाँ पर लकड़ी के गुटका जो रस्सी होती है ना, रस्सी में वो बने रहते हैं। ये मेरे भैया जी पखावज हो गया। यदि आप भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में कभी गए हो तो वहां पर पखावज दिखाई पड़ जाएगा, मतलब एक ओर से ढोलक बड़ी और एक तरफ से छोटी सी, इसे बोलेंगे पखावज। आगे बात समझ में। तो ये आप कर देना मेरे साथी। तो वाद्य यंत्रों की बात तो आएगी तो तंबूरे व पखावज में। साथी इस शैली को अकबर के समय मुगल दरबार का संरक्षण प्राप्त हुआ। मुगल बादशाह अकबर गद्दी पर राज सिंहासन आसीन हुआ मुगल बादशाह का, और उसी के दरबार में या उसी के टाइम पीरियड के दौरान मेरे साथी इस शैली को मतलब कि देखें तो शिखर पर पहुंच गई थी।
क्योंकि उनके दरबार के ध्रुपद गायक नाम आपने सुना होगा तानसेन। हरिदास विप्रसिद्ध, और तानसेन नाम सुना होगा कंठाभरण बाणी विलास की उपाधि प्रदान कर दी थी अकबर ने तानसेन को। इतनी बाणी मधुर थी उनकी। चलो जी, इस शैली को अकबर के समय, आपको ये पॉइंट लिख देना है मेरे भैया जी, अब मैं बात कर पा रहा हूंगा। हाँ जी, इस शैली को अकबर के समय, ठीक है, किसकी समय की बात कह रहे हैं, अकबर के समय, ठीक है, मुगल दरबार का संरक्षण प्रदान हुआ। मतलब कि मुगल दरबार में आ जाती है, ठीक है। इस शैली को अकबर के समय मुगल दरबार का, मेरे साथी बड़ा सुंदर क्वेश्चन होगा, मुगल दरबार का संरक्षण प्राप्त हुआ। मुगल दरबार का संरक्षण प्राप्त हुआ, बात तो भैया है, प्राप्त हुआ। क्वेश्चन भी बड़ा ईमानदार वाला है, प्राप्त हुआ। और साथी हुआ जिससे ये अपने शिखर पर पहुंच गई थी, जिससे यह अपने शिखर पर पहुंच गई, जिससे यह तो यहां लिख दो, जिससे यह अपने शिखर पर पहुंच गई, ठीक है, शिखर पर पहुंच गई। आगे बात समझ में? जी सर जी, पहुंच गई। क्वेश्चन बड़ा सुंदर होगा और जब आएगा तो आप बताएंगे, ठीक है। चलो जी, तो ये जो ध्रुपद जो शैली है, ये मुगल मतलब अकबर के समय मुगल दरबार का इसे संरक्षण प्राप्त होता है। और अकबर के दरबार के 3 श्रेष्ठ ध्रुपद गायक भी थे। एक नाम आपने सुना होगा तानसेन, बाबा गोपाल दास और बाबा या स्वामी हरिदास, ठीक है। अकबर के दरबार के, जी सर जी, किसके दरबार की बात कह रहे हैं, तो आप लिख देना अकबर के दरबार की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अकबर के दरबार के तीन श्रेष्ठ, जी सर जी, ध्रुपद गायक। भैया जी कौन सी गायक की बात कर रहे हो, तो मैं बात कह रहा हूंगा ध्रुपद गायक। एक नाम था तानसेन, नाम क्या था ये तो कतई भी ना दिखाई देगा सर जी। एक नाम था तानसेन, हाँ जी। एक नाम था बाबा गोपाल दास, अच्छा, हाँ जी, बाबा गोपाल दास। एक मेरे साथी स्वामी हरिदास, ठीक है, स्वामी हरिदास। ये अकबर की दरबार की शोभा बढ़ाते थे और मेरे साथी ध्रुपद को गाया करते थे। तानसेन जिस समय ध्रुपद गायन गाने बैठते थे तो बताया जाता है कि मेरे साथी कांच के गिलास टूट कर गिर जाते थे। अब ऐसे तो ना है, ये तो खैर मनगढ़ंत कहानी है। ऐसे का वो जीव 12 बेस का डीजे ही है, ठीक है। हाँ, अब तानसेन है भाई, आदमी व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा कितनी आवाज होगी, गिलास कैसे टूट जाएंगे, कांच टूट जाते थे, ऐसा बताते थे। अब भैया अब जैसे 12-20 को डीजे चल रहा हो ही तोड़ सके, लेकिन ये तो भैया गलत बात है। लेकिन ऐसा संभव भी हो तो किसके कारण, तो तारतम्य के कारण। आगे बात समझ में? चलो जी, ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा जो कि हमसे पूछा जाता है। सती ध्रुपद का एक डागरी घराना है। स्वामी हरिदास अकबर के दरबार में नहीं गाया करते थे। मैंने तो ना बोला कि अकबर के दरबार में, ये अकबर के दरबार के 3 श्रेष्ठ ध्रुपद गायक थे जो अकबर का जो टाइम पीरियड था। तानसेन के गुरु थे स्वामी हरिदास, लेकिन अपने ईश्वर के लिए गाया करते थे, ठीक है। चलो जी, बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन बड़ा सुंदर सा होगा। और मेरे साथी आप बताएंगे ध्रुपद का डागरी घराना, ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। आज मैंने बता ही दिया आपको ध्रुपद का कौन सा घराना होगा, तो साथी आप बताएंगे डागरी घराना। आगे बात समझ में? उत्तर प्रदेश व बिहार से संबंधित है। डागरी घराना कौन से प्रदेश की बात होगी, उत्तर प्रदेश व मेरे साथी बिहार से संबंधित है। अब एक चीज ये होगी कि आप बताएंगे संबंधित है। अब क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा कि डागरी घराना किस गायन के लिए प्रसिद्ध है। आज मुझसे तो पूछ लिया सर जी कि डागरी जो घराना है
ये किस गायन के लिए प्रसिद्ध है? तो आप बताएंगे सर जी ध्रुपद के लिए। ये डागरी घराना मेरे साथी कहां पर? उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रचलित है। अच्छा जी, हाँ, इसके संगीतकार, अब इसके क्या होंगे? तो मेरे भैया जी संगीतकार, बड़ा पावरफुल क्वेश्चन होगा और जब आएंगे तो आप, अब संगीतकार आप जानते ही होंगे। हाँ सर जी, ठीक है ना, गायककार की बात तो होगी। अब क्वेश्चन पूछा गया उस्ताद जिया मोहिद्दीन डागर, ठीक है, नाम होगा उस्ताद, ऐसे लिख देना है उस्ताद जिया, ठीक है, जिया मोही मोहिउद्दीन मोहिउद्दीन डागर, ये आपको बता देना है। अब क्वेश्चन हमसे पूछा गया मेरे साथी, क्या क्वेश्चन आया कि उस्ताद जिया मोहिउद्दीन डागर, अब पहले तो लग रहा है कि डागरी घराना है, ये किस गायन के लिए प्रसिद्ध है? तो ध्रुपद के लिए। इतना जबरदस्त क्वेश्चन होगा। एक और नाम होगा रहीम फहीमुद्दीन खान, कौन सा होगा मेरे साथी? रहीम, हाँ जी, फहीमुद्दीन खान, फहीमुद्दीन खान, ये कर देना है मेरे साथी। अब क्वेश्चन आ जाए कि रे रहीम फहीमुद्दीन खान ये किस गायन के लिए? तो आप ध्रुपद गायन, और इनका डागरी घराना होगा। साथ ही एक नाम और होगा अशोक पाठक मेरे भैया जी, ये वो संगीतकार हैं। देखो ये क्वेश्चन आया था रहीम फहीमुद्दीन खान किस घराने से संबंधित हैं, तो मेरे साथी आप बताएंगे, ठीक है ना सर। स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, कौन? तो तुम्हारा तो दिखाई पड़ेगा भैया, तुम्हारा दिखाई पड़ेगा, और सोच रहे हो कि मेरा दिखाई पड़ जा ना, ये तुम्हारा तो दिखाई पड़ेगा। साथी अशोक पाठक, जिया फरुद्दीन डागर, साथी एक और नाम होगा जिया फरुद्दीन, ठीक है ना, जिया नाम भी तो इनका जो है फरीउद्दीन, फरीउद्दीन, ऐसे कर देना है डागर, जिया फरीउद्दीन डागर, ये भी आप करेंगे मेरे साथी। ये भी किससे? और एक होगा गोपाल कृष्ण, एक नाम और मेरे साथी गोपाल कृष्ण, ये कर देना है। ये पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं, बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन आएगा। उस्ताद जिया मोहिद्दीन डागर, रहीम फहीमुद्दीन खान, अशोक पाठक, जिया फरुद्दीन डागर, ये गोपाल कृष्ण, ये ध्रुपद गायक हैं जो डागरी घराने से संबंधित हैं। साथी एक और नाम आपने पढ़ा होगा मेरे साथी, जिसका नाम होगा ख्याल, एक नाम और देखेंगे, एक नाम और बताएंगे भैया जी। मतलब कि देखो मैंने बताए थे ना, कहां चले गए? देखो हमने ध्रुपद किया, अब ख्याल, अब ख्याल कर दो सर जी, दूसरे नंबर पर आया ख्याल। अब बड़े बूढ़े गा में ख्याल, ठीक है ना। चलो जी, आपने देखा भी होगा अधिकांशतः ख्याल जोड़ दें वे, ठीक है। ठीक है, अगर मैं कुछ पूछना चाहूं तो चलती क्लास में तो पूछोगे ही ना, यहाँ तो एकदम मना है भैया जी, यहाँ तो एकदम मना होगी, ठीक है। सर जियामुद्दीन डागर रहीम, बहुत बढ़िया जी सर जी, ये आपको बता देना है। आज ख्याल की बात तो होगी साथी, उत्पत्ति का श्रेय जो इसका प्रोड्यूस है ना, उत्पत्ति के श्रेय की बात तो होगी, तो आप बताएंगे हाँ, जरा गा के सुनाओ। चलो, उत्पत्ति के श्रेय की बात है तो भैया जी अमीर खुसरो को जाता है, ठीक है। ख्याल की उत्पत्ति की श्रेय की बात है तो आप बता देना, नाम आपने पढ़ा होगा मेरे साथी अमीर खुसरो, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, ठीक है। अमीर खुसरो ने ख्याल की उत्पत्ति की थी भाई, ख्याल की उत्पत्ति, और साथी इसे विशेष महत्व, जो मतलब कि आपने देखा होगा सबसे ज्यादा महत्व तो जौनपुर की सरकी सुल्तान मोहम्मद सरकी ने, ठीक है। कहाँ के होंगे? तो मेरे साथी आप कर देना जौनपुर के, हाँ जी, जौनपुर के सरकी सुल्तान, कौन सी सुल्तान की बात है?
जौनपुर के सरकी सुल्तान मोहम्मद सरकी ने। मेरे भैया जी कौन सी सरकी की बात होगी? मोहम्मद सरकी। आगे बात समझ में ना जी। एक जौनपुर के सरकी सुल्तान हुआ करते थे और भैया जी जिनका नाम था मोहम्मद सरकी, उन्होंने इसे विशेष महत्व दिया था। और उत्पत्ति का श्रेय मेरे साथी किसे जाता है? तो आप बताएंगे अमीर खुसरो को जाता है। ठीक है, ख्याल की रचनाएं बंदिश कहलाती हैं। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, सती किसकी बात होगी? तो यहां आप लिख देंगे जो ख्याल है ना, ख्याल की रचना। बड़ा सुंदर क्वेश्चन। ख्याल की रचना क्या कहलाती है? बंदिश। ठीक है, ख्याल की यदि रचना जो भी होती है ना वो बंदिश कहलाती हैं। अब जैसे हमने कोई रचना कर दी ख्याल की तो वो क्या कहलाएगी? बंदिश कहलाती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको बता देना है। और ऐसा ही तो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। और मेरे साथ ही उत्तर प्रदेश का आगरा व किराना घराना ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध है। ये पॉइंट आप बताएंगे भैया जी कौन से प्रदेश की बात होगी? उत्तर प्रदेश का किराना व, अच्छा जी, किराना व आगरा घराना। किराना व मेरे साथी आप बता देना आगरा घराना। बड़ा पावरफुल क्वेश्चन, ये आप ही को बताना होगा और बताएंगे भी। ठीक है, उत्तर प्रदेश का किराना व आगरा घराना घराना ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध हैं। भैया जी कौन सा गायन? तो ख्याल गायन, गायन के लिए प्रसिद्ध हैं। ये भी पॉइंट आपको कर देना है। आगे बात समझ में ना जी? सर जी आगे बात समझ में क्या क्वेश्चन होगा? जो उत्तर प्रदेश के यदि मैं आगरा घराने की बात करूं तो साथी वो ख्याल गायन से संबंधित है। और भैया जी आपको एक और बता देना है। ठीक है, आपको एक और बता देना है, ये आपका होगा मेरे साथी किराना और आगरा घराना। ये पॉइंट आपको कर देना है। ठीक है, चलो जी, ये यहां तक पॉइंट आपके समझ में आए होंगे। मुझे पूर्णतः विश्वास है कि मेरे साथी इन क्वेश्चनों को आप करेंगे भी। ऐसा ही तो क्वेश्चन आएगा कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से घराने ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आप बता देना सर जी उत्तर प्रदेश का आगरा व किराना घराना। ख्याल की रचनाएं क्या कहलाती हैं? बंदिशें। साथी क्वेश्चन आ जाए कि ख्याल की उत्पत्ति का श्रेय किसको जाता है? अमीर खुसरो को। और ख्याल को विशेष महत्व किसने दिया? तो जौनपुर की सरकी सुल्तान मोहम्मद सरकी ने दिया था। साथी ध्रुपद का डागरी घराना भारत की किन राज्यों से संबंधित है? उत्तर प्रदेश और बिहार से। ऐसी क्वेश्चन आएगा और पूछा जाएगा कि भैया जी एक नाम उस्ताद, ठीक है ना, जो है जियामुद्दीन डागर, ये किस घराने से संबंधित हैं? डागरी किसके लिए? ध्रुपद के लिए। ध्रुपद की भाषा कौन सी होती? ब्रज। और संस्कृत में भी शब्दों का प्रयोग होता है। उत्पत्ति मेरे साथी मंदिरों में हुई थी। ऐसी तो क्वेश्चन आएगा। अब भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को भारतीय संगीत कला का बाइबिल भी कहा जाता है। ये पॉइंट आप करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जब पूछे जाएंगे तो मेरे साथी आपको जवाब देने होंगे। तो इसी के साथ भैया जी हम यहां से करेंगे कल इन पॉइंटों को। कल ठुमरी और उत्तर प्रदेश के घराने ये चलेंगे। अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करते चलना। मैंने फिर आपसे बताया है भैया जी कम कमेंट्स बाजी पर कम ध्यान दिया करो थोड़ा सा। और जितने ध्यान आप कमेंट्स लिखने में, एक ने पूरी क्लास निकाल दी कि सर पहली परीक्षा में यूपी जीके से क्वेश्चन ना आए थे क्या, अब आएंगे। और पूरी मैंने देखा कि 1 घंटा, और यदि आप जो है कमेंट्स पर ध्यान दोगे तो फिर पढ़ना तो है ही ना। ठीक है, तो जो है पढ़ाई पर तो है ही ना फोकस। ठीक है, तो मेरे साथी इन्हें करना। इसी के साथ फिर मुलाकात करेंगे आप सभी से कल शाम 6 बजे। तो सभी को जुड़ना है। इसी के साथ मेरे साथी मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम। तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।